पहले जानेंगे बेटा, ट्रांसप्रेशन रेशियो होता है वाटर लॉस अपॉन CO2 एंट्री। समझे बच्चों? अगर हम यहाँ पे बेटा देखिए कोई लीफ बना रहे हैं बेटा, ये देखेंगे, ठीक, और यहाँ पे मैंने ये स्टोमेटा बनाने की कोशिश किया। समझे बच्चों? स्टोमेटा और भी होंगे। तो ये चीज़ देखी जाती है कि यहाँ से कितना वाटर लॉस हो रहा है और कितनी CO2 जा रही है। समझे बेटा? क्लियर? यहाँ पे इसको अच्छे से, ये CO2 जा रही है, ये वाटर आ रहा है। तो स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस होना और CO2 की एंट्री होना, इसी को ट्रांसप्रेशन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये बात समझ आ गई बच्चों? देखेंगे, वाटर लॉस CO2 एंट्री के रेशियो को हम ट्रांसप्रेशन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये बात समझ में आ गई बेटा? अब यहाँ पे हमें 3 प्लांट के विषय में हम आपको बताएंगे। एक C4 प्लांट अभी हमने नहीं पढ़ा, इसीलिए इस चैप्टर के बाद हम तुरंत आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है? उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन कर देंगे। तो एक अच्छा टॉपिक है, वहाँ ये चीज़ें और क्लियर हम लोग कर लेंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, कैम प्लांट क्या होते हैं। एक्चुअली में ये फोटोसिंथेसिस में जो डॉर रिएक्शन होता है उसके फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड पे करता है डिपेंड, ठीक है? अगर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA है तो उसे C3 प्लांट कहेंगे। अगर 4 कार्बन का है तो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड कहेंगे। इसी प्रकार से कैम प्लांट में भी होता है बेटा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। ये बात समझे बेटा? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कैसे याद रखनी है बेटा? देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे C3 प्लांट का TR मतलब क्या हुआ? ट्रांसप्रेशन रेशियो। बात समझे बेटा? TR का मतलब क्या है? अब ट्रांसप्रेशन रेशियो का मतलब क्या है? वाटर लॉस और CO2 एंट्री। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक। अगर आप C3 प्लांट, इसको याद रखें, C3 प्लांट का जो वाटर लॉस होता है बेटा वो 200 से 400, कितना होता है बेटा? 200 से 400 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक बच्चों? क्लियर हो गया? और ये एक CO2 एंट्री किया, CO2 एंट्री, वन CO2 मॉलिक्यूल एंट्री। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। अब देखिए C4 प्लांट्स हैं, इसको हम दूसरे तरीके से बता देंगे। और ये भी तरीका याद कर लो बेटा, जो C4 प्लांट्स हैं उनका TR का मतलब क्या है बेटा? ट्रांसप्रेशन रेशियो जो होता है, ठीक, वो 100 से 200 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है बेटा, ठीक, 1 CO2 एंट्री। क्लियर हो गया बेटा? अब आप तुरंत समझ गए होंगे बेटा। अगर आप गौर करेंगे, ठीक, तो एक CO2 की एंट्री में आप देखिए C4 प्लांट्स C3 प्लांट की अपेक्षा हाफ लॉस कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं बेटा? हाफ। ठीक है बेटा? ये चीज जो दी है NCERT ने, आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएगा इस लाइन को, द एवोल्यूशन ऑफ C4 photosynthetic system probably one of the stage maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss. C4
बच्चे ध्यान देंगे, प्लांट है ट्वाइस एज इफिशिएंट एज C3 प्लांट इन टर्म फिक्सिंग कार्बन C4 plant lost only half of much water as plant as same amount of carbon dioxide fixed। आ गया बच्चों, देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 बार होती है, तो देखिए यहाँ पे पहला कितना है, C3 में कितना आ रहा है 200 से 400, ठीक है, कितना है 1 CO2। अब सुनिए, अब C3 से जो C4 प्लांट है ये 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे, ठीक बेटा, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 100 से 200 मॉलिक्यूल वाटर लॉस हुआ 1 CO2 पे। तो आप देखेंगे अगर आप कंपेयर करो तो C4 प्लांट जो है इसके अपेक्षा हाफ है। एक पॉइंट हो जो कैम प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट वो होते हैं जो सेकुलेंट जीरो फाइट होते हैं, बात समझो बेटा, ठीक है, जीरो फाइट होते हैं, ठीक है। अगर मैं कैम प्लांट की बात करे ले रहा हूँ, कैम प्लांट, कैम का मतलब होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये हम आपको आगे बताएंगे बेटा, ठीक है। अभी आप इतना ही जानोगे, C3 को मैंने बता दिया क्या होता है आगे, अब इन्होंने यहाँ दे दी चीज़ तो बताना जरूरी भी है बेटा, दे ये जरूर इसको लिख लीजिएगा। जो कैम प्लांट है, कैम प्लांट है TR मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन रेशियो, वो देखा जाए तो वो इसका भी हाफ हो जाता है बेटा, देखेंगे वो हो जाएगा लगभग 50 to 100 वाटर लॉस टू 1 CO2 एंट्री, 1 CO2 एंट्री। आ गया बेटा, एंट्री हो गया, क्लियर, ये आपको याद रखना है बेटा। तो देखिएगा ट्रांसप्रेशन रेशियो जो है वाटर लॉस अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री को कहते हैं, ठीक। अगर C3 प्लांट है तो TR रेशियो आ रहा है 200 से 400 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है लॉस हो रहा है 1 CO2 की एंट्री पे। अगर C4 प्लांट्स हैं तो 1 CO2 की एंट्री पे साथ कितने लॉस हो रहे हैं 100 से 200। अगर कैम प्लांट्स हैं तो कौन हो रहे हैं बेटा 50 से 100। अगर आप देखा जाए इसमें देखा तो अगर इन तीनों को कंपेयर किया, NCERT ने 2 ही के लिया है, ठीक है, तो आप देखें CO2 की एंट्री करने पे सबसे कम वाटर लॉस कौन करते हैं, कैम, उससे ज़्यादा कौन करते हैं C4 प्लांट, उससे ज़्यादा कौन करते हैं C3 प्लांट। बड़ा समझा क्या, ये चीज़ मुझे बताना, क्लियर हुआ, ठीक। वो लैंग्वेज उधर, इसको आप ऐसे याद कर लो बेटा, समझे बच्चों, ठीक है। ये जो बात है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। अब बेटा अगली चीज़ रिपीट हो रही है, बच्चे देखेंगे, यहाँ देखिएगा, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखेंगे पहली लाइन देखेंगे बच्चों, अगर आप देखें प्लांट कार्बन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से CO2 से लेते हैं, किससे लेते हैं, किससे लेते हैं, ठीक, और हाइड्रोजन मुख्य रूप से वाटर से लेते हैं, किससे लेते हैं बच्चों, ठीक। आप बच्चों दोबारा सुनेंगे बेटा, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कार्बन, आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये न्यूट्रिएंट तो हैं लेकिन मिनरल न्यूट्रिएंट नहीं। क्यों, मिनरल को लेने के लिए सॉइल से लेना पड़ेगा, जो चीज़ सॉइल से मिलती उन सभी चीज़ों को हम मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बात समझेगा, ठीक। अब एटमॉस्फेयर से उसने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन भी मिल गया, उसी से उसको ऑक्सीजन भी प्लांट को मिल गई, ठीक है। और इसके अलावा जो उसको वो हाइड्रोजन लेना वो किससे मिल गया, वाटर। और बच्चों ये भी ध्यान, ये ऐसी चीज़ है जिसको प्लांट आयनिक फॉर्म में नहीं लेता, ठीक है, ये नॉन आयनिक फॉर्म में ले जाते हैं, लेकिन इनके अलावा बाकी जो मिनरल्स हैं जो सॉइल से ले जाएंगे वो सभी आयनिक फॉर्म में ले जाएंगे। किसके फॉर्म में ले जाएंगे, आयनिक। ये पॉइंट समझ में आया मेरे बच्चों, बताओ बेटा, पढ़ो NCERT पहला पैरा देखिए, देखेंगे बच्चों, देखिए प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. The remaining nutrition requirements are obtained from the mineral and water for hydrogen in the soil. आए बच्चों, ये बात क्लियर हो गई, ठीक।
तो फिर से सुनेंगे बेटा। बताइए, प्लांट ने हाइड्रोजन किससे लिया? वाटर से। कार्बन किससे लिया? CO2 से। ऑक्सीजन किससे ली? CO2 से। ठीक, बाकी सब जो है मिनरल किससे लिए? सॉइल से। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि प्लांट के लिए जो मिनरल न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है वो 3 मुख्य चीज़ों से हो रही है। अगर आप गौर करो, एक एटमॉस्फेरिक, अगर मैं एयर की बात कह रहा हूँ तो कार्बन एंड ऑक्सीजन है। दूसरे मिनरल्स की बात कर रहा हूँ तो सॉइल है, और सॉइल के ही अंदर जो पाया जाता है पानी, उससे बेटा हाइड्रोजन है। आए बच्चों? अब देखिए, तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्लांट को सॉइल और एटमॉस्फेयर करता है। बट बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो इस लाइन को दोबारा ढंग से पढ़ो। जो कोई भी प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई किससे होती है? सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। देखो बच्चों, ये ऐसी चीज है कि आप जरा भी ध्यान दोगे, अगर थोड़ी भी चूक हो गई और आपने ध्यान से ना क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक बात आइए, क्या ये बात सही है? प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो सॉइल के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी करता है। कौन करता है? आ गया? अब मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ बेटा, जो इसमें से अगर मैं कहूँ एटमॉस्फेयर की बात है तो प्लांट को सबसे ज़्यादा जो कार्बन किससे मिली? कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन किससे मिली? कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन किससे मिला? वाटर से। और सोडियम पोटेशियम किससे मिला? सॉइल से। ये चीज़ आपने एंट्री ऐसे नहीं कि तुरंत पहले ही बताओ, ये बात समझे। और यही क्वेश्चन अभी तक आया, बहुत तेजी से गलत होता है, समझे बेटा? यही गलत हो जाता है क्योंकि दिमाग में बैठा। अगर हमसे भी आप सडनली पूछो सर प्लांट मिनरल कहाँ से लेते हैं या न्यूट्रिएंट कहाँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम तुमको डांटेंगे, कहीं सॉइल से लेता है। हम आपको उस समय प्रेजेंट, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, रेफ्लेक्स में 1-2 दिन है, तो हम कह देंगे बेटा सॉइल से भी लेता है और एटमॉस्फेयर से भी लेता है। लेकिन एक जनरली जो मैं बात करूंगा तो केवल सॉइल की बात कह के चल जाऊँ। फिर आज जब मुझे याद, हाँ बेटा वो भी लेता है, तुमको नहीं मालूम, वैसे और बात टाल दूंगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो 2 बातें मैंने आज की 4 दिन बाद, 2 बातें की 4 दिनों बाद। बताओ बेटा, बोलिए। एक TR की बात की है जिसे ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं, जिसमें वाटर लॉस और CO2 एंट्री का रेशियो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वाटर लॉस कौन कर रहा है बेटा? C3। उससे कम एक क्वेश्चन आपका आएगा तो इस तरह क्वेश्चन निकल आएगा। बात समझे बेटा? आप उसको नहीं, इसको आप पढ़ेंगे। फिर बेटा ध्यान देगा, अब यहाँ पे आता है मिनरल अपटेक एंड फिर ट्रांसपोर्ट। 2 चीज़ें मुख्य आ रही हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखें, जो अपटेक है बेटा, तो उसमें मैंने आपसे कहा प्लांट मिनरल को या न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं। मिनरल और न्यूट्रिएंट्स में अंतर होता है बेटा। न्यूट्रिएंट्स उनको कहा जाता है जो एनर्जी देते हैं, और मिनरल उनको कहा जाता है सॉइल से प्राप्त हो वो एनर्जी दें, उन्हें मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बात समझे बच्चों? ठीक। अब आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। आ रहा बेटा? लेकिन सोडियम पोटेशियम ये क्या है? मिनरल है, क्योंकि सॉइल से मिल रहा है। बात समझे बच्चों? ये चीज़ हम आपसे आगे और भी चर्चा करेंगे जब मिनरल न्यूट्रिएंट, लेकिन हम मिनरल न्यूट्रिएंट से पहले चैप्टर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। ये बात समझे बेटा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। अब आते बेटा नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स में अपटेक आ रहा है बेटा। देखो अपटेक, इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। ये बड़ा टफ हो गया बेटा। देखना बेटा, अपटेक सबसे पहले एक बात ध्यान देना बेटा, आपको हम चर्चा भी कर चुके हैं कि सॉइल जो है ये मिनरल्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या बेटा? ठीक है। हम ये तो कह सकते हैं क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन वो वॉल्यूम के रेशियो में देखा जाए तो बहुत कम है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? देखना बेटा, ये देखिए, मान लो मैंने ये रूट ली बेटा, ठीक। सबको मालूम है मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन किस जगह से होता है? रूट हेयर। और हमने कहा था मिनरल्स, कुछ मिनरल्स देखिए 3 जोन होते हैं,
सबसे पहले मैंने आपसे मैथमेटिक की बात किया, नो वाटर नो मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये याद करो, बार बार रिकॉल करो। अस क्या आता है, इलॉन्गेशन है, यहाँ पे किसका, मिनरल का हो सकता है, लेकिन जो रूट हेयर है वहाँ क्या, मिनरल वाटर दोनों को होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ बेटा? तो एक बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे रूट बनाया बेटा, तो ये देखिएगा, ये हो गया रूट हेयर। क्या हो गया बेटा, रूट हेयर। याद रखना, रूट है यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, बोलो, माइटोसिस की मियोसिस, नो माइटोसिस नो मियो, इवेजिनेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल या एपिब्लेमा सेल। ये बात समझ आ गया बेटा? ठीक, इस तरह से आपको याद रखना, ऐसे मैंने कर दिया। ठीक बच्चों, तो अगर आप गौर करोगे तो ये मैथमेटिक मैंने मान लिया, ये इलॉन्गेशन, जबकि रूट की लंबाई बढ़ने का मुख्य रीजन इलॉन्गेशन होता है बेटा। बात समझे, जो रूट की लंबाई ज़्यादा बढ़ी किसके कारण बढ़ती, इलॉन्गेशन। ये पॉइंट याद रखेंगे बच्चों। ठीक, अब देखिएगा, ये हो गया सॉइल। क्या हो गया बेटा, सॉइल। एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो करना आपको। ये हो गई रूट। ठीक, तो सबसे पहले बेटा ध्यान देना, यहाँ से मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है या नाइट्रेट है, तो एक बात ध्यान दें, जितने भी सॉइल न्यूट्रिएंट हैं वो सभी प्लांट जो है वो बेटा लेती है आयनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, ठीक। तो उससे पहले मेरे बच्चे एक शब्द जानेंगे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सॉइल जो है ये डाइल्यूट सोल्यूशन बनाती। क्या बनाती, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स। ठीक बच्चों, डाइल्यूट, देखिए हमने कहा सोडियम यहां भी होगा, सोडियम यहां भी होगा, लेकिन अगर आप देखें सोडियम की क्वांटिटी अगर यहां 10 ग्राम है, यहां हो सकता है 20 ग्राम हो, लेकिन आप देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में 20 ग्राम है तो बस है, और ये कम वॉल्यूम में 10 ग्राम है, तो अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गया। बोलो बच्चों, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, क्लियर। ठीक, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ये हाई कंसंट्रेटेड है। कैसा बेटा, ठीक। पहला ध्यान देंगे बेटा कि सॉइल जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स है इसके, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। अब बच्चों ध्यान देना कि जो मिनरल्स है, मैंने आपसे चर्चा किया, पहले वाटर जाएगा कि पहले मिनरल जाएगा, मिनरल। ठीक, एक बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, मोस्टली मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, कुछ जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। बात समझे बेटा, ठीक। मोस्टली मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा है, एक्टिव। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट आप ये समझे, मिनरल्स पे चार्ज पाया था। क्या पाया था, ठीक, बात समझे। मिनरल्स जो हैं ये आयन फॉर्म में पाएगा। किस फॉर्म में पाएगा, आयन फॉर्म में पाएगा। ये बात समझे बेटा, ठीक। और यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन भी कम है, वॉल्यूम के रेशियो में देखेंगे। अब आप बच्चों एक बात बताओ बेटा, जब कोई आयनिक फॉर्म है, वाटर सॉल्युबल है, याद करिएगा वाटर सॉल्युबल है, तो इसके मतलब वो किसी भी मेम्ब्रेन से लिपिड लेयर द्वारा क्रॉस नहीं हो पाएंगे। याद आ रहा, ठीक है। उनके लिए चाहिए कोई ना कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या चाहिए बेटा, ठीक। और उस मेम्ब्रेन प्रोटीन को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक है। दोबारा सुनोगे बेटा, देखिए मिनरल्स आयन के फॉर्म में हैं, ठीक, वाटर सॉल्युबल हैं, तभी तो वाटर में घुले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये आयंस जो हैं ये हाइड्रोफिलिक नेचर के कि हाइड्रोफोबिक के, हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। तो एक शब्द मेरे और याद रखेंगे, हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर। अब आप तुरंत हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, मैंने आपसे चर्चा कर रखी है। तो ये मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि यहाँ रूट हेयर होंगे, ये रूट हेयर हैं बेटा, रूट हेयर हैं, यूनिसेलुलर हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन को ऐसे तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
तो इनको क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। हम कहेंगे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या चाहिए? ये बात समझे बेटा। तो इनको क्रॉस करने के लिए, मूव करने के लिए चाहिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए। क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक, बात समझे बच्चों। अगली चीज, आयन फॉर्म में है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। तो मोर जो होगी, मूव जो होगी, ये मूव या ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? क्रॉस किससे करेंगे? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है, और उसके द्वारा ये क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को। ठीक, अब अगली बात बच्चों ध्यान देना, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब बच्चों तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? बोलो बच्चों। चूंकि यहां पे कैसा है? डाइल्यूट, यहां पे कैसा? कंसंट्रेट, तो एटीपी एनर्जी खर्च होगी। बोलो बेटा। ठीक, तो यहां पे मूव मिनरल्स, मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये मिनरल कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाएंगे तो रिक्वायर क्या हुई? एटीपी। रिक्वायर्ड हो गई एटीपी एनर्जी। क्या रिक्वायर हो गई बेटा? एटीपी एनर्जी हो गई बेटा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो। देखिए, जैसे ही बेटा यहां से मिनरल्स आए, ये आ गए, और मान लो यहां पे बेटा ये जाइलम है। क्या बेटा? जाइलम वेजेस। बेटा समझ आ गया बेटा? ठीक, अब देखिए, तो ये जैसे आए बेटा, सोडियम आया, पोटेशियम आया, तो ये जाइलम तक आएंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए जाइलम तक ऐसे नहीं चले आएंगे। फिर याद करिएगा, जैसे सोडियम आया, ठीक, मैं सोडियम को इसलिए बार बार हाई कर रहा हूं क्योंकि वाटर के साथ एफेक्शन इसका ज़्यादा होता है। ठीक बच्चों, तो देखिए तुरंत बेटा जैसे सोडियम अंदर आएगा, तुरंत बताइए बेटा यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हो गया। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो आयन के साथ और कौन आ गया? वाटर आ गया बच्चों। ठीक, तो ये जो घटनाक्रम है ये हुआ एंट्री का। अगली चीज बेटा ध्यान देना, ये जो मिनरल्स हैं, सभी मिनरल्स आसानी से नहीं पहुंच जाते हैं कि जाइलम तक पहुंच गए। इनकी क्वांटिटी और कैसा टाइप का मिनरल चाहिए ये चेक करता है इंडोडर्मिस सेल। कौन चेक करता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझे ना, कि जाइलम में सोडियम जाएगा कि पोटेशियम जाएगा कि फॉस्फेट जाएगा या कोई भी जाएगा, इसको चेक कौन करेगा बेटा? एंडोडर्मिस। बात समझे ना, तो इंडोडर्मिस जो है, इंडोडर्मिस जो है ये चेक करेगी टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल। आ गया बेटा? क्लियर हो गया? देखिए इंडोडर्मिस में तो चेक पॉइंट कहाँ हो गया बेटा? इंडोडर्मिस। बात समझे बेटा? इसके बाद इंडोडर्मिस के अंदर पहुंचेगा ये पेरीसाइकिल में। कहाँ पहुंचेगा? फिर बेटा ये जाइलम में जाएगा। तो यहाँ तक जो हो गया, तो चेक यहाँ वाली इंडोडर्मिस रही होगी तो वहाँ चेक हुआ, पेरीसाइकिल से गया, फिर ये पहुंचा कहाँ बेटा? वेजेस में, जाइलम वेजेस में। अब जाइलम वेजेस में ये ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम के द्वारा या ट्रांसप्रेशन पुल के द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाएगा, फिर ये जाके अदर भी ट्रांसपोर्ट करेगा। पहले तो यहाँ तक समझ आ गया मेरे बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक, आइए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या है। देखते हैं हम लोग बेटा। बच्चों देखिए, पहली चीज मैंने ये बताई है बेटा, अपटेक ऑफ मिनरल्स। देखेंगे यहाँ पे बेटा, तुरंत देखिए, अनलाइक वाटर
ऑल मिनरल्स कैन नॉट पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। ये लाइन पहली देखिए लिखा, वैसे मैं कहूँगा पानी का जो मूवमेंट है हमेशा पैसिव होता है। कैसा होता है बेटा? ठीक है। और मिनरल का कैसा हुआ? एक्टिव पैसिव दोनों, एक्टिव पैसिव दोनों। ठीक, पहली लाइन देख लीजिए, 2 फैक्टर्स हैं जो बेटा ये मिनरल जो हैं एक्टिव एब्जॉर्ब होते हैं। पहला दिया गया है मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। रुक जाइए बेटा, हमने कहा इन्होंने का चार्ज पार्टिकल्स है, मिनरल्स आयनिक फॉर्म है, चार्ज पार्टिकल्स हो गए, इसके मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर के हो गए। हाइड्रोफिलिक नेचर के हो गए तो ये लिपिड बायो में जो लिपिड की बाई लेयर मेम्ब्रेन उसको क्रॉस नहीं करे, उसके लिए चाहिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या फिर जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है चैनल या कैरियर प्रोटीन होते हैं। बात समझे बेटा? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 3 शब्द ये दिखेगा इसके आपको। पहले आयनिक फॉर्म, पहले तो डाइल्यूट सोल्यूशन आप सॉइल याद रखना है, फिर इसके बाद आपको मिनरल आयन आयनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चार्ज उन्होंने चार्ज लिखा, मैं आयनिक फॉर्म बोलता हूँ, चार्ज इज आल्सो नोन एज आयनिक फॉर्म। क्लियर हुआ बच्चों? फिर देखिएगा जब ये कंडीशन आ गए तो नेचर कैसा हो गया? हाइड्रोफिलिक। मैंने आपको समझा चुका हूँ पहले। हाइड्रोफिलिक हुआ तो वो मेम्ब्रेन के द्वारा जो लिपिड बाई लेयर है उसको क्रॉस नहीं करे, तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा? मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा? ठीक। और जब मूव करेंगे तो ये मूव किधर करेंगे? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो क्या रिक्वायर्ड हो गया? एटीपी एनर्जी। ठीक, अब एटीपी एनर्जी है तो ये हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ। और जैसे ही मिनरल्स गए तो तुरंत अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम। बाहर का कैसा हुआ? ज्यादा वाटर मूवमेंट। आ गया बच्चों? आगे आइए बेटा, देखिए बच्चों तुरंत सेकेंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल यूजुअली लोअर देन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन ए रूट। आ गया बच्चों? तो 2 बातें आपको ध्यान देनी है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन करने का कारण क्या है? एक तो कंसंट्रेशन कम होता है सॉइल में, और दूसरा बेटा क्या होता है? चार्ज होता है। और जो चार्ज होता है तो इसका मतलब वो बेटा कैसा हुआ? हाइड्रोफिलिक हुआ। और हाइड्रोफिलिक की चीजें बेटा बिना ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के क्रॉस नहीं कर सकती, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए बच्चों। मोस्ट मिनरल इंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन द साइटोप्लाज्मा एपिडर्मल सेल। आया बच्चों? ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ एपिडर्मल सेल या एपिब्लेमा सेल्स रिक्वायर एटीपी एनर्जी। बात समझे? क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा मिनरल्स का। बड़ा क्लियर हो गया मेरे बच्चों? फिर आगे बढ़ो। दिस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने बताया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। द एक्टिव अपटेक आयंस इज पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट। आया बच्चों? अब देखिए जैसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट करेगा। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या? जैसे मिनरल अंदर की ओर गया तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। बाहर का कैसा? ज्यादा। तो वाटर का मूवमेंट हुआ। बोलो बेटा, ये बात समझ आ गया? ठीक, तुरंत आगे बढ़ जाइए। देखिए Therefore, अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस किसके द्वारा गया? ऑस्मोसिस। आपको बताया गया है कि वाटर का मूवमेंट अगर सेल मेम्ब्रेन्स होता है उस घटनाक्रम को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। ठीक है। सम आयन मूव एपिडर्मल सेल पैसिवली। रीडिंग कर लो बेटा इसको। आयंस एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव। बेटा ध्यान दो, पैसिव एक्टिव ज्यादा क्या है? एक्टिव। कम क्या है? पैसिव। ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैसा है? एक्टिव। ठीक, कम कैसा? पैसिव। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ जाइए। स्पेसिफिक प्रोटीन मेम्ब्रेन इन रूट हेयर, आपसे बात किया है। मैं यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिवली पंप आयन फ्रॉम सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्मा एपिडर्मल। बच्चों ध्यान दो, देखिएगा जब मैं यहाँ पे जब भी किसी भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में एनर्जी का यूज करूंगा तो उसके लिए मैं पंप शब्द का यूज करूंगा। बात समझे ना? बात क्लियर हो गई? तो जहां पंप आ जा सोचो एक्टिव है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, अगर वैसे है तो पैसिव हो गया, लेकिन पंप शब्द यूज किया जा रहा है तो क्या कहेंगे? एक्टिव। तो मैं कहूंगा रूट हेयर या एपिडर्मल हेयर में
ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन पंप के द्वारा जाते हैं, बाकी जो है पैसिवली जो जाते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन जो है जैसे चैनल या किसी के द्वारा जा सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? पहले तो ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ क्वेश्चन याद रखना बेटो। तुरंत देखिएगा, इसको देखें। पंप आयन फ्रॉम सॉइल इनटू साइटोवा एपिडर्मस सेल लाइक आर सेल द एंडोडर्मस सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है बेटा मुझे लगती है। एंडोडर्मस सेल्स हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Some solute cross the membrane but not others. Transport protein of endodermal cell control point, इसको मार्क करो बेटा। बेटा देखिए किस टिश्यू में बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कंट्रोल पॉइंट का काम करती है? इंडोडर्मिस में। बात समझे बेटा? ठीक, जो यहाँ पे है चेक लिखा है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है जो चेक करता है बेटा, यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट आ गया बच्चों। तो कंट्रोल पॉइंट कौन किस में पाए जाते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट एडजस्ट क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट रीच द जाइलम। ये दो शब्द आपको याद रखना होता है। देखिए, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स या सॉल्यूट, ये कौन कंट्रोल करता है बेटा? कंट्रोल पॉइंट ऑफ द इंडोडर्मिस। बेटा समझ आ गया? कौन जाइलम में जाएगा, कौन जाइलम में नहीं जाएगा, ये डिसाइड करती इंडोडर्मिस के चेक पॉइंट। बोलो बच्चों, समझ आ गया? क्लियर हो गया? फिर देखिए दोबारा एक बात देख लो बेटा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं और इसमें कहीं भी कठिन नहीं है, बस इनके की पॉइंट आपको समझना है और टेक्निक से ही समझना है। और कुछ भी मैंने नहीं पढ़ाया, आपको सब पहले मैं बता चुका हूँ, उसी चीज़ का एप्लीकेशन कर दिया बेटा। समझे बेटा? देखो बेटा फिर से देखो, पहला चीज़ है मैंने आपको टीआर बताया है। टीआर क्या होता है बेटा? वाटर लॉस, CO2 एंट्री होता है। सबसे अगर ज़्यादा लॉस कौन करता है? C3। उससे कम कौन करता है? उससे कम कौन करता है? कैंपर। ये एक पॉइंट याद रखना। हो सकता है इस तरह क्वेश्चन बना दें बेटा। आगे देखिएगा, मैंने कहा जो मिनरल्स हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है रूट हेयर रीजन पे मिनरल्स को अपटेक करना। अपटेक करने की प्रक्रिया के लिए कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं, वो आपको याद रखना बेटा। सबसे पहले आपकी ये दिमाग में जरूर रहनी चाहिए कि देखिएगा, हमने कहा यहाँ पे अगर 10 ग्राम सोडियम है, यहाँ 20 ग्राम सोडियम है, यहाँ पे 10 ग्राम है, तो यहाँ पे अमाउंट तो ज़्यादा है लेकिन वो अमाउंट वॉल्यूम को देखते हुए कम है। उस कंडीशन में ये कैसा हो गया सॉइल? डाइल्यूट सोल्यूशन आ गया कंपेयर टू रूट। अब डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया मिनरल्स का, तो दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तीसरी चीज़, ये जो भी मिनरल्स हैं यहाँ पे वो बेटा सब किस फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म मतलब चार्ज है, और जो चार्ज आयनिक फॉर्म है तो वाटर कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे। कैसे होंगे? तो इसका वो नेचर कैसा हो गया? हाइड्रोफिलिक। और आपको बताया गया है हाइड्रोफिलिक जो भी मिनरल्स हैं या जो भी सब्सटेंस है वो लिपिड बाइलेयर के द्वारा क्रॉस नहीं कर सकता। उसके लिए चाहिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या चाहिए बेटा? अब सुनिए, और तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन के द्वारा अगर वो मिनरल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, बात समझे बेटा? देखिएगा यहाँ पे मिनरल्स के, देखिएगा मिनरल्स जो हैं यहाँ पे देखा जाए अमाउंट वॉल्यूम को देखते हुए कैसा है? कम है। यहाँ पे वॉल्यूम को देखते हुए कंसंट्रेशन कैसा? ज़्यादा है। तो ये मिनरल्स जो हैं बेटा विशेष प्रकार की प्रोटीन, जो ऐसी प्रोटीन जो एटीपी एनर्जी को यूज़ करती है उसे हम पंप प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे? वो पंप के द्वारा अंदर की ओर गए। अब वो बेटा फिर देखिए जैसे यहाँ पे गए तुरंत इसके पीछे वाटर भी जाएगा, क्योंकि जब आयन पहले गए तो आयन के जाने से सेल के अंदर जो है यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो बाहर से वाटर का मूवमेंट होगा। तो जैसे जैसे जाएगा ये पहुँचे, ये आपको मालूम है कि रूट हेयर के द्वारा, या फिर मैं कहूँगा जो रूट हेयर या जो अंदर जो एंट्री करते हैं, ये बेटा दो प्रकार से मूवमेंट होता है इनका, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। याद है बेटा? सिम प्लास्टिक एपोप्लास्टिक विथ वाटर की बात हुई थी बेटा। ठीक, तो ये मूवमेंट जैसे पहुंचेंगे बेटा एपिडर्मल से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस,
एंडोडर्मिस में चेक पॉइंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वो चेक पॉइंट, वो ये चेक करते हैं, वहां पे आपको देखेंगे वहां पे सुबेरिन की लेयर भी पाई जाती है जिसे कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? आप याद करो, सब जगह तो नहीं जा सकते हैं, कुछ विशेष पॉइंट होते हैं, मैंने आपसे बात कर रखी, पैसेज होती वो, ठीक। तो वहां वो चेक पॉइंट ये चेक करते हैं टाइप ऑफ मिनरल कैसा है और उसकी कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए। दोनों चीजों को बड़ा चेक पॉइंट क्या चेक करते हैं बेटा? टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल, बड़ा ठीक। और जैसे ही यहां से क्रॉस करेगा तो बेटा पेरिसाइकिल द्वारा ये पहुंचेगा, कहां पे पहुंचेगा? जाइलम वेजल्स में। कहां पहुंचेगा? समझ में आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये याद, बस 2-4 पॉइंट इसमें हैं। चेक पॉइंट कहाँ पाया जाता है, मैंने इसे रेशियो बताया है बेटा, ठीक। क्यों कंडीशन होती है याद रखिएगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट है बेटा, ये देखिएगा, ये लाइन में देख लो, नोट रूट एंडोडर्मिस बिकॉज लेयर ऑफ सुबेरिन एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन वन डायरेक्शन ओनली। वन डायरेक्शन की बोथ डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में तो जाने देंगे लेकिन दूसरे में नहीं। तो ये है बेटा मूवमेंट करता है यूनी डायरेक्शनल। कैसा करता है बेटा? ठीक। अब बेटा बहुत ध्यान देना बेटा, अगला जो पॉइंट आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस बच्चों देखिएगा, यहां पे देखना बच्चों, अब जैसे ही मिनरल यहां पहुंचे, ठीक, ये मिनरल पहुंचे यहां पे, अब ये ट्रांसप्रेशन पुल के द्वारा प्लांट के अलग अलग जगह पे जाएंगे, ठीक बेटा। अब ये डिपेंड करता है मिनरल्स को कहाँ पे यूज होना है। जो मिनरल्स जहाँ पे यूज होते हैं उसे हम सिंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बात समझे बेटा? ये बात अभी हम चर्चा भी करेंगे। सोर्स सिंक जो है बदलते रहते हैं वैसे, ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान, सिंक वो चीज़ है जो ग्रोथ कर रही हो, जो डिवाइड कर रही हो, जो बड फॉर्म में हो, डिवाइड मतलब मेस्टमेटिक फॉर्म में हो, या कोई यंग लीफ हो, ठीक है, या कोई डेवलपिंग लीफ हो, डेवलपिंग बड हो, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम इनका क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। मिनरल्स का क्या करता है? प्लांट यूज़ करता है, ठीक है। और जो यहाँ यूज़ होता है उसको हम सिंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंक। ये पॉइंट आपको ध्यान देना बेटा, ठीक है। सुनिएगा, जहाँ से रिलीज हो उसे सोर्स कहेंगे, जहाँ यूज़ हो उसे सिंक कहेंगे। बड़ा क्लियर हो गया, ठीक। इसको ये भी ध्यान दे, जहाँ पे कहीं भेजा जाता है उसे अपलोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। और जहाँ पे बेटा ये रिलीज किया उसे क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? बोलो। डाउनलोड एंड अपलोड। अब मतलब वहाँ पे देखिए जहाँ लिया गया उसे क्या कहेंगे? अपलोड। बात समझे बेटा? ठीक। और जहाँ रिलीज कर दिया वहाँ कर दिया डाउनलोड, ठीक है। एक जनरल लैंग्वेज है। देखो बच्चों, देखिए, आफ्टर आयंस रीच जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक। अब बड़ा ध्यान देना, तो जाइलम में जो पहुंचने वाले हैं वो एक्टिव हैं और पैसिव हैं। ज्यादा क्या है? एक्टिव। कम क्या है? पैसिव, ठीक। देखिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्दर ट्रांसपोर्ट अप द स्टेम ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू, बेटा इसको बॉक्स में करिए, ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम। क्या कहेंगे? ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम। हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। जो अब मूवमेंट ऊपर की ओर करेगा ये ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम के द्वारा करेगा। ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम, ठीक। और ये ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम जो है वो ट्रांसप्रेशन के कारण जो पुल लगता है उसके कारण होता है। बेटा क्लियर हुआ? फिर देखेंगे बच्चों, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे आया अंदर बेटा एक्टिव या पैसिव के द्वारा, मेनली एक्टिव के द्वारा, फिर ये मूवमेंट हुआ होगा सिम्प्लास्ट हाइपोप्लास्ट के द्वारा, फिर इसके ऊपर जो मूवमेंट गया वो ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम या ट्रांसप्रेशन पुल, दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक। आगे आइए, जैसे यहाँ पे आएंगे बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ, चीप सिंक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सिंक उसे कहा जाता है जहाँ पे बेटा यूज किया जाता है, जहाँ पे स्टोर भी किया जाए। यूज एंड स्टोर जो शब्द हैं ये सिंक के लिए शब्द हैं, और प्रोड्यूस एंड रिलीज है वो सोर्स के लिए। ठीक है बेटा? देखिए बच्चों, चीप सिंक मिनरल एलिमेंट्स आर ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट। इसको बॉक्स में करो बेटा। ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट्स
सच एज एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम, मैंने आपसे बात किया जहाँ डिवाइडिंग सेल हैं तो वहाँ पे हो सकता है। एपेक्स पे जो मेरिस्टेम है उसे एपिकल कहेंगे, जो पेरिफेरल है उसे लैटरल मेरिस्टेम। हम आप यहाँ पे तो एक पॉइंट एक सीधे से सिंक किसको कहा जाएगा, जो क्या कैसा रीजन है, ग्रोविंग रीजन। देखो लिखा बच्चों, आपको देखिए पहला आपको ग्रोविंग रीजन आपको याद करना बॉक्स में, इसके बाद आपको बाकी याद रखने। यंग लीव्स है, डेवलपिंग फ्लावर है, फ्रूट्स है, सीड्स है एंड स्टोरेज ऑर्गन। ठीक बच्चों ध्यान देना, देखिएगा तुरंत। अनलोडिंग मिनरल आयन अकर एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय द सेल्स। बेटा जो सेल्स कैसे लेंगे इससे, बेटा एक्टिव के द्वारा। किस कैसे लेंगी, एक्टिव इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अभी ना पढ़िएगा, इसको दोबारा देख लो। सिंक किनको कहा गया बेटा, जो ग्रोविंग होता, पहला एक शब्द ग्रोविंग। अब ग्रोविंग में बेटा क्या हो सकता है, किसी प्लांट की ग्रो के क्या कह सकते हैं, या तो फ्लावर बन रहा हो, या नई लीफ बन रहा हो, या उसमें नए मेरिस्टेमेटिक या नई सेल्स बन रही हो, ठीक बेटा, या नया फ्रूट बन रहा हो, ये सभी चीजें ग्रोविंग कहलाती। क्या कहलाती है बेटा, ग्रोविंग। ये बात क्लियर हो गई। और ये पहुंचता फाइन वेन्स के द्वारा, किसके द्वारा पहुंचा, फाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अनलोडिंग मिनरल आयंस अकर्स एट द फाइन वेन्स। वेन्स जो पाई जाती है बेटा लीफ में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बेटा, वेन्स में, लीफ में। एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय द सेल्स। मिनरल्स आयन बेटा रीमोबिलाइज की बात किया गया। देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे बात करूं, देखो देखिए, ये देखिए बच्चों, अगर मैं ये प्लांट दिखा दूं, ये दिखा दिया, इस तरह दिखा दिया, क्लियर बेटा, ठीक। ये रूट हो गई, ये रूट हो गई बेटा, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गई, ठीक। देखिए अब आप बच्चों, अगर आप इस समय देखें तो इस समय जब लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है तो ये सोर्स है, ठीक। मैन्युफैक्चर हो रहा हो, बन रहा हो, जहाँ से रिलीज हो रहा हो, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, वो सब सोर्स हो गए। बात समझे बच्चों। तो इस समय अगर देखा है तो ये चीज यहाँ पे सोर्स से सिंक, लीफ इस समय सोर्स है और रूट इस समय सिंक है। सिंक कोई भी हो सकता है, जहाँ स्टोर हो भी सिंक हो सकता है, स्टेम भी सिंक हो सकता है बेटा, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक। अब मान लीजिए बेटा अर्ली स्प्रिंग सीजन है, अर्ली स्प्रिंग सीजन है बेटा, जिसमें लीफ फॉल हो चुका है। अब देखिए, अब अगर मान लो हमने कोई प्लांट ऐसे ले लिया बेटा, ये प्लांट है, अब देखिएगा इस तरह से ये है। अब बच्चों तो जब यहाँ पे कोई लीफ की बड बनेगी या कोई नया लीफ जब तक बनेगी नहीं तब तक फूड तो मैन्युफैक्चर होगा नहीं। तो देखिए पहले रूट क्या थी, जब स्टोर कर रही तो क्या थी, सिंक, और लीफ क्या थी, सोर्स। अब यहाँ पे मान लो डेवलपिंग लीफ है कोई, अभी क्लोरोप्लास्ट पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको मिनरल्स चाहिए, बोलो बेटा। और जब मिनरल्स चाहिए तो मिनरल्स बेटा कहाँ से आ रहा है, रूट से। तो अब बताइए, जब रूट ने अब इसको दिया तो अब ये क्या हो गई, सोर्स, अब ये क्या हो गई, सिंक। बेटा समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। तो एक बात याद रखना, सोर्स और सिंक आपस में कंडीशन के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है, कंडीशन के अनुसार बदलते रहते हैं, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। वही चीज हो गया। तो एक में सुनो बेटा, ये मोबिलाइज हो गया और यहां फिर भेज दिया तो क्या हो गया, रीमोबिलाइज। क्या हो गया बेटा, बेटा समझ में आ गया बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सोर्स सिंक समझ में आया। ये नहीं पढ़ना आपको, सिंक हर वो चीज होगी जो ग्रो कर रही होगी, सिंक हर वो चीज होगी जो यूज कर रही होगी, सोर्स हर वो चीज होगी जो प्रोड्यूस कर रही होगी या रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी या रीमोबिलाइज कर रही होगी। तो बताओ बेटा, प्लांट में रूट कंडीशन के अनुसार सोर्स हो सकती है कि सिंक, दोनों, ये क्वेश्चन बन गया। डेवलपिंग लीफ क्या है, सिंक। डेवलप्ड लीफ क्या है, आ गया, आ गया बच्चों, ठीक। अगला पैरा वही एनसीईआरटी ने दिया है बेटा, देखो, मिनरल्स आयन फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज पर्टिकुलर फ्रॉम ओल्डर सेनेसेंस पार्ट।
ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट यंग लीव्स। लाइन दी बच्चों ये, ठीक है। सिमिलरली बिफोर लीव फॉल डेसिडुअस प्लांट, मार्क लो डेसिडुअस प्लांट उनको कहते हैं जिनमें बेटा पत्तियां गिर जाती हैं, जिनमें पत्तियां क्या होती, पतझड़ होता है, डेसिडुअस प्लांट। क्लियर हुआ, ठीक। मिनरल्स रिमूव अदर पार्ट एलिमेंट मोस्टली रेडली मोबिलाइज आर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। बड़ा नाम दिए, फास्फोरस दिया है, बोलो बेटा, फास्फोरस दिया है, फिर क्या दिया है, सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर पोटेशियम। आ गया बच्चों, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे जब हम मिनरल पढ़ाएंगे तो उसमें एक कंट्रोवर्सी आएगी, उसको हम समझा देंगे। वो डिफिशियंसी है, ये नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, ठीक। देखना बेटा, अब देखिए अगली चीज, ये हम आपसे चर्चा कर भी चुके हैं बेटा। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, ये मैंने दिखाया, ये प्लांट है, ये देखो बच्चों, ठीक, और ये बेटा डेवलपिंग लीफ है, ये जो है मैच्योर लीफ है। क्लियर बच्चों, ये सेनेसेंस लीफ है। सेनेसेंस मतलब लीफ उसको कहा गया है जिसमें कि बेटा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुकी हो। बेटा देखिएगा, देखिए सबसे पहले मेटाबॉलिज्म फास्ट है, ठीक, इसके बाद धीरे धीरे स्लो होने लगती। जब तक मेटाबॉलिज्म स्लो प्रोसेस में चलती रहती है उसे सेनेसेंस कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं लिविंग बीइंग्स की ओल्ड एज, हम ये भी कह सकते हैं लिविंग बीइंग्स की वृद्धावस्था। क्लियर बच्चों, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गई तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ एनसीईआरटी लिखती है ये सेनेसेंस जो लीफ है यहाँ पे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है। क्लियर हुआ, ठीक। जैसे फास्फोरस है, ठीक, इसने यहाँ से कहाँ भेज दिया बेटा, न्यू लीफ में, ठीक। जो चीज ये जो है बेटा, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे पोटेशियम हो, ये ओल्ड लीफ से हम कह रहे हैं यंग लीफ में जाएगा, तो इससे बेटा ये जो जाने का मूवमेंट होगा ये फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा बच्चों, एक बात है, रूट से जब भी जाएगा तो जाइलम के द्वारा, आर्गन टू आर्गन जो जाएगा वो फ्लोएम का। पॉइंट, एक की पॉइंट याद कर लो बेटा, रूट से जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा, जाइलम, और आर्गन टू आर्गन है तो मतलब मैंने कहा एक लीफ के आर्गन से दूसरे यंग लीफ में गया तो किसके द्वारा जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। ये बात समझ में आई बच्चों, ठीक। अब देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे फास्फोरस कम एब्जॉर्ब हुआ, इसको फास्फोरस की जरूरत है, ठीक। फास्फोरस की जब यहाँ पे एसेंशियलिटी है, उस कंडीशन में ये लीफ अपने फास्फोरस को यहाँ ट्रांसफर कर देगी। क्लियर हो गया, ठीक। देखिए अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देगी। क्लियर हुआ बच्चों, तो जो ये हुआ मूवमेंट बेटा हुआ, ये कहते हैं मोबिलाइज। क्या कहते हैं, बात समझे। ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो सेनेसेंस के द्वारा मोबिलाइज नहीं होते हैं, उनको कहते हैं इमोबिलाइज। क्या कहते हैं, जैसे कैल्शियम, जैसे कौन हो गया बेटा, समझ में आ गया बच्चों। ये माना जाता है जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सभी को हम इमोबिलाइज कहते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट होते हैं वो मोबिलाइज होते हैं। ये बात समझे बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बेटा। तुरंत देखो बच्चों, यहाँ पे दोबारा देखिए, मिनरल्स आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज, इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्टिकुलर फ्रॉम ओल्डर सेनेसेंस पार्ट, ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ मिनरल्स कंटेंट टू यंगर लीव्स। इसको मार्क करो। रीमोबिलाइज वो होते हैं जो बेटा ओल्डर टू यंगर की ओर मूव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रीमोबिलाइज, ठीक। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट, डेसिडुअस प्लांट जहां पतझड़ पाई जाती है बेटा, ठीक। मिनरल्स आर रिमूव टू अदर पार्ट्स, एलिमेंट्स मोस्ट रेडली मोबिलाइज, इसको मार्क करिए, एलिमेंट मोस्ट रेडली मोबिलाइज आर फास्फोरस, सल्फर, nitrogen and potassium. Some elements that are structural compound like calcium are not remobilized. बड़ा क्लियर हो गया, तो याद रखिए ये पॉइंट आप याद कर लो बच्चों। बड़ा
मोबिलाइज्ड कौन, बोलो, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। नॉट मोबिलाइज कौन, कैल्शियम। क्यों, स्ट्रक्चर कंपोनेंट आपको इस मालूम होना चाहिए। जैसे मिडिल लैमिला है, और मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। क्लियर है, कैल्शियम पैक्टेट की। क्लियर, ठीक। मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बच्चों को, मैग्नीशियम मोबिलाइज होता है। क्यों मोबिलाइज होता है, कि मैग्नीशियम कम मात्रा में उसमें होता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोटोप्लाज्म में होता है, इसलिए मोबिलाइज कर जाता है। क्लियर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर से बताएंगे, कहूँगा कौन कौन से बेटा मोबिलाइज हो गए, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। कौन से इमोबिलाइज हो गए, कैल्शियम, ठीक। ओल्डर टू यंगर, अगर ओल्डर टू यंगर जाएंगे तो मोबिलाइज कहेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो क्या कहें, इमोबिलाइज या नॉट मोबिलाइज। ये बेटा समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, इस कंडीशन में ओल्ड लीफ क्या हो गई, सोर्स, या सेंसन लीफ क्या हो गई, सोर्स, और यंग लीफ क्या हो गई, सिंक। आगे बेटा आप पहले सब सीख चुके, ग्रोविंग पार्ट जो भी हो वही बेटा सिंक होगा। अब ग्रोविंग पार्ट कुछ भी हो, नया फल बन रहा हो, नई पत्ती बन रही हो, नई बड बन रही हो, नया मेस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा हो, चाहे एपिकल हो चाहे लैटरल हो, कोई भी हो बेटा। आ गया, तो मेस्टेमेटिक टिश्यू ऑलवेज क्या है, सिंक। क्या है बेटा, सिंक। बेटा समझ में आ गया बच्चों, ठीक। आगे बढ़िए मेरे बच्चों, ये पैरा इंपॉर्टेंट लिखो बेटा, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद करने है बेटा। देखिएगा, आजकल बहुत ही चल रहा है, SNK एक मसाला आता है, पान मसाला की पुड़ी आती है, आता है कि नहीं आता बताओ, बस हम उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, बस हमें तो इसी के नाम से ही है, ठीक। भूल जाए तो याद कर लीजिएगा, खाइएगा नहीं। SNK, ठीक बेटा। ये मोबिलाइज हैं कि इमोबिलाइज हैं, ये कैसा, इतना याद कर लो, ठीक। आगे आएंगे मेरे बच्चे, अब ये चीज़ भाई आपको याद कर लेना, एनालिसिस ऑफ जाइलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। एक क्वेश्चन बन रहा है बेटा, हमने आपसे एक्सीडुएट शब्द कहीं पढ़ाया था, एक्सीडुएट जो है वो किसके कारण था, कट, और रीजन क्या था, रूट प्रेशर, और किस पे था, जाइलम। अगर नीट में क्वेश्चन बनता है एक्सीडुएट रिलीज फ्रॉम जाइलम, आ गया, पढ़ो लाइन 2 क्या लिखा, क्या लिखा है, लिखा आ गया। ये करिएंगे, एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट, दोनों को बॉक्स में करो बेटा। जाइलम एक्सुडेट क्वेश्चन बना सकता है बेटा। और मैंने आपको रूट प्रेशर बताया था, रूट प्रेशर मैंने कहा वेजल्स पे जब प्रेशर डेवलप होता है तो वही रूट प्रेशर कहलाता है, और उसी के कारण बेटा एक्सुडेट है। तो बेटा इसके मतलब एक्सुडेट किससे रिलीज होगा, जाइलम वेजस। वेजस नाम मैंने ले दिया क्योंकि मेन एंजियोस्पर्म का कंपोनेंट वेजस होता है, इसलिए नाम लिया बेटा, ठीक। सो दैट तो सम ऑफ नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयन एंड मच ऑफ इज कैरिड इज द ऑर्गेनिक फॉर्म। कितना बढ़िया क्वेश्चन आप अगर देखो, ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। तो सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक। अब देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन है, मान लो ये नाइट्रोजन है, ठीक, SNK में नाइट्रोजन आया बेटा, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, जो नाइट्रोजन है प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करते हैं, हम आपको बताएंगे कि नाइट्रेट के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकता है, और ये अपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, और वो हम प्रोसेस होती है रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन की प्रक्रिया से, वो हम चर्चा जब करेंगे वहाँ बताएंगे, ठीक। अभी आप जानोगे कि नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रेट है, ऑर्गेनिक फॉर्म अमीनो एसिड है। आगे बेटा इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन है बेटा, नाइट्रेट है, ठीक, और ऑर्गेनिक फॉर्म कौन है, अमीनो एसिड।
ठीक। तो जो ये जाइलम वेजस में है, नाइट्रोजन जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होगा और इनऑर्गेनिक, लेकिन ज़्यादा फॉर्म होगी ऑर्गेनिक। ये लाइन आपको तैयार करनी है। नाइट्रोजन प्लांट के अंदर जो ज़्यादा ट्रेवल करता है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट के फॉर्म में करता है कि ऑर्गेनिक अमीनो एसिड के फॉर्म में? ऑर्गेनिक अमीनो। ये लाइन बहुत अच्छी, ये चीज़ आगे और क्लियर होंगी, लेकिन इतना ही अभी आपको ध्यान देना बेटा, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों, नाइट्रोजन ट्रेवल इनऑर्गेनिक आयन मच ऑफ कैरी टू द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, रिलीज द कंपाउंड, रिलेटेड द कंपाउंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस, ये भी देखिएगा, एंड सल्फर कैरीड एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप खुद ही देख सकते हैं बेटा, फास्फोरस भी देखिए, फास्फोरस है, ठीक, तो मैंने कहा फॉस्फेट आयन है, तो ये कैसा फॉर्म हो गया? इनऑर्गेनिक, ठीक। और मैंने कहा फॉस्फोलिपिड है तो क्या हो गया? ऑर्गेनिक। मैं कह दूं न्यूक्लियोटाइड है तो क्या हुआ? ऑर्गेनिक। बात समझाया बच्चों? देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो गया फॉस्फेट, ये फॉस्फेट हो गया, ठीक, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसा क्या, ठीक। अब मैंने कहा फास्फोरस बटा है, अगर ये न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? न्यूक्लियोटाइड। आपसे चर्चा होगी, न्यूक्लियोटाइड बेस शुगर फास्फेट से बनता है, किससे बनता है बेटा? और ये यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, किसकी यूनिट है? न्यूक्लिक एसिड की ये यूनिट हो गई बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसा हो गया? ऑर्गेनिक। क्लियर है? इसी प्रकार से मान लीजिए अगर मैं फास्फोलिपिड ले लूं, फास्फोलिपिड, तो ये भी ऑर्गेनिक फॉर्म हो गए। तो ये भी एक बात तो क्लियर हो गई, जो ये मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हुए, लेकिन इसका प्लांट में इनका जो ट्रांसपोर्ट होता ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में हो सकता है। जैसे क्वेश्चन बनाएगा, नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हुआ? इनऑर्गेनिक। क्वेश्चन देखिए, और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हुआ? मोस्टली ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक। कितनी बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, समझे बच्चों? फिर से सुनेंगे बच्चों, जैसे नाइट्रोजन है, प्लांट जो सब नाइट्रोजन को, दोबारा समझिए बेटा, प्लांट जो है नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, और नाइट्रेट एक आयनिक फॉर्म है, इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अब ये जब एब्जॉर्ब हो गए, ये वेजल्स तक पहुंच गए, इसका जो इनका प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन होगा वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक फॉर्म में या फिर इनऑर्गेनिक फॉर्म में। या तो नाइट्रेट के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो गए, लीफ तक पहुंच गए तो नाइट्रेट फॉर्म हो गया, या रूट की में ही ये नाइट्रेट जो है अमोनियम आयन में चेंज होगा, अमोनियम आयन से बेटा ये अमीनो एसिड में चेंज होगा, और इसके बाद ये ट्रांसलोकेट करेगा। तो ये बात समझ में आ गई, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन ओनली इनऑर्गेनिक, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मेनली देन इनऑर्गेनिक। ये लाइन तैयार करो, क्वेश्चन लगता नहीं अच्छा बनता है? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक। देखिए दोबारा देखो बच्चों, यहां पे एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट, तो एक क्वेश्चन आपको यही नजर आ रहा, जाइलम एक्सुडेट उसको कहा जाता है जो जाइलम से बेटा सोल्यूशन कट एंड से निकलता है, ठीक, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, ठीक। सो थ्रू सम ऑफ द नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट लाइन है, सम ऑफ द, इसको मार्क करो, सम से मार्क करेंगे, सम ऑफ नाइट्रोजन ट्रेवल इनऑर्गेनिक आयन, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक आयन मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक। एंड देखिएगा, मच ऑफ इज कैरिड, हम यहाँ पे मोस्टली शब्द यूज कर रहे हैं, मच के मोस्टली, कैरिड ऑर्गेनिक फॉर्म फ्रॉम एज अमीनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड, अमीनो एसिड के रूप में हो सकता है, या रिलेटेड कंपाउंड में कह दूं एमाइड के रूप में हो सकता है। आप रिलेटेड कंपाउंड लिखिए, यार एमाइड लिख लो, हम आपको पढ़ाएंगे मिनरल न्यूट्रिशन में। बेटा ये वो रीजन है जहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, और इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई पॉइंट नहीं जो आपको समझना, मैं पूरे पॉइंट क्लियर करे दे रहा हूँ। ये बात समझ आ गई बच्चों, ठीक। रिलेटेड कंपाउंड मतलब एमाइड हो सकते हैं इनके। फिर आगे बच्चों देखना, ये सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर कैरीड एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कितनी बढ़िया चीज, अगर आप गौर करो बेटा, बच्चों ध्यान दो, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं बच्चों फास्फोरस है और कौन है?
सल्फर है और कौन है, नाइट्रोजन। इनकी बात की गई बेटा, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आए तो अच्छे से बताइएगा। नाइट्रोजन जो है मोस्टली ट्रेवल किसके फॉर्म में करी, ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, और एब्जॉर्प्शन ओनली है। ये बात इसकी खत्म हो गई। अब इस पे आ जाओ दोनों पे। फास्फोरस और सल्फर मोस्टली ट्रेवल करेगी इनऑर्गेनिक, सम ऑर्गेनिक। बेटा समझा रहा, एब्जॉर्ब ओनली इनऑर्गेनिक। अब ये ना पूछना क्यों है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पहले तो ये बात समझाई बच्चों, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल अच्छे समझिएगा इसको, ठीक है। फिर से देखें बच्चों, ये नाइट्रोजन है, ये बात नाइट्रोजन के विषय में फिर हम एक बार फिर हम लोग रिकॉल करते हैं। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन ओनली इनऑर्गेनिक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट मेनली ऑर्गेनिक देन इनऑर्गेनिक, ये बात आपको याद रखनी है। फिर बच्चों ध्यान दो, अब मैं आ रहा हूं फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर का एब्जॉर्प्शन इनऑर्गेनिक, नहीं मेनली नहीं, ऑलवेज इनऑर्गेनिक। एब्जॉर्प्शन में कह रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कैसा, मेनली इनऑर्गेनिक कि मोस्टली इनऑर्गेनिक कि ऑलवेज इनऑर्गेनिक, ऑलवेज। ये शब्दों का खेल है, ठीक। फिर से एक बात सुन लो बेटा, फास्फोरस सल्फर का एब्जॉर्प्शन कैसा, इनऑर्गेनिक। अब सुनना, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट मेनली इनऑर्गेनिक देन ऑर्गेनिक। सम आगे समझ दें, बड़ा समझो। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए यहाँ पे, हैं बड़ा, अगर गौर करो तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इन चीज़ों में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ इसको बता दिया, एब्जॉर्प्शन बता दिया, और इसमें भी ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ इतना याद देते हैं मोस्टली एक्टिव सम पैसिव, बात खत्म करके याद कर लेना यार। और देखिए एनसीईआरटी की लाइन में कितनी, अगर आप गौर से ध्यान दो तो कितनी चीज़ें हिडन है, बड़ा समझा गया कि नहीं गया। तो इसमें हम लोगों को कोई लापरवाही नहीं करनी बेटा, ठीक है बेटा। आगे आइए मेरे बच्चों, इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ मिनरल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर देखिए जाइलम एंड फ्लोएम के बीच मिनरल का लेन देन होता है बेटा, ठीक। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक डिस्टिंक्शन से कैटेगरी जाइलम। देखो जो हम लोग पहले जो पढ़ाते थे, पहले हम लोग ये कहते थे जाइलम में मेनली इनऑर्गेनिक एंड वाटर, और हम फ्लोएम में कहते थे ऑर्गेनिक एंड वाटर, ये शब्द बोल देते थे। मैं कहता था इनऑर्गेनिक सोल्यूशन जाइलम में होता था पहले ट्रेडिशनली, और मैं ऑर्गेनिक सोल्यूशन कह देता था फ्लोएम में। अब ये बात नहीं है, अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में है। लाइन को देखिए बच्चों, यहां देख सकते हैं, देखिए जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक, व्हाट ट्रेडिशनली बिलीव। बात आ गया, जो हम लोग पहले मानते थे अब वो बात नहीं है। अब मैं कहूँगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जाइलम भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फ्लोएम भी हो सकती है। ये लाइन आपको याद है। बड़ा कितना समझाया मेरे बच्चों, क्लियर हो गया, समझा गया, ठीक। अभी हम थोड़ा अगर मौका दें वो भी हम करा देते हैं जो अगला टॉपिक है, ठीक है। और आज नहीं तो कल से हम ये ख़त्म करके फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक। उसको अच्छे से पढ़े, वो जो उसके एक्सपेरिमेंट हैं क्या पढ़ना उसको आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने इस बात को समझा लिया बेटा, समझा गया बेटा, ठीक। आगे आइए बच्चों, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बच्चों ध्यान देना, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। यहां पे देखिएगा, इसको हटा दें बेटा, कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं किसी का, ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है। अच्छा एक फिर से एक बात बताओ, थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है। जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उसमें वाटर किस फॉर्म में होता है,
आ गया बेटा। ज़्यादा कहाँ होता है? लीफ में। कम कहाँ होता है? रूट में। तो आ गया बेटा। मैं हटा दूं इसको बच्चों? फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है बेटा वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है बेटा? और जब वो फ्लोएम प्लांट के अंदर मूवमेंट कराने लगता है तो उसी को मल्टी डायरेक्शनल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? ये बात समझ आ गया बेटा? जैसे फ्लोएम अप एंड डाउन तो बाई डायरेक्शनल हो गया, लीप टू लीप तो अदर डायरेक्शन हो गया, तो मैं ओवरऑल बोल देता हूँ मल्टी डायरेक्शनल। क्या बोलता हूँ बेटा? ये बात समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक। तो फ्लोएम है, टॉपिक है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। फ्लोएम, फ्लो फ्रॉम बेटा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक बच्चों, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वही चीज रिपीट करे दे रहा हूं। मान लीजिए बेटा ये मैंने फ्लोएम का कंपोनेंट होता है जिसे हम सीव ट्यूब कहते हैं। आपने पढ़ा बेटा। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं बेटा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेंकाइमा, फाइबर। अब फ्लोएम आ गया, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो मेन जो एंजियोस्पर्म है उसमें मेन जो पाई जाती है सीव ट्यूब पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? सीव ट्यूब हो गई बेटा। ये मान लीजिए मैंने माना सीव ट्यूब है। ठीक बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए ये हमने इसको सोर्स मान लिया, सोर्स मान लिया, और मैंने इसको मान लिया सिंक मान लिया। ठीक। ये सीव ट्यूब है, ये कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है। बच्चों देखिए, सोर्स उसे कहेंगे जहाँ से मैन्युफैक्चर हो और जहाँ से भोजन रिलीज किया जाए या जहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक। और सिंक उसे कहेंगे जहाँ भोजन कंज्यूम किया जाए या स्टोर किया जाए। बात ठीक। तो एक छोटा शब्द में बोल रहा हूँ मैं, अगर इसको अभी लीफ मान लूँ, क्या मान लूँ बेटा? लीफ। ठीक। और ये कर रही है फोटोसिंथेसिस। क्या कर रही है बेटा? फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो उस कंडीशन में ये सोर्स है। ठीक। जो ये रूट हो गई और ये स्टोर कर रही है बेटा फूड, उस कंडीशन में ये सिंक है। क्या है बेटा? सिंक। बात समझे बच्चों? ठीक। अगर लीफ फोटोसिंथेटिक है और रूट स्टोरिंग है, उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें डायरेक्शन कैसी है? बात समझे बेटा? डाउनवर्ड हो रही है बेटा। क्लियर है? मतलब डायरेक्शन हमेशा सोर्स से सिंक की ओर हो सकती है, भले वो डाउनवर्ड हो भले वो अपवर्ड हो। ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक। अब देखिएगा, मान लो इन्होंने इस तरह से ले लिया बेटा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, और अर्ली स्प्रिंग सीजन में है, देखिएगा अर्ली स्प्रिंग सीजन में लीफ फॉल हो जाता है बच्चों। ठीक। तो मान लीजिए ये मैंने ये दिखा दी, ब्रांचेज दिखा दी बेटा। ठीक है, ब्रांचेज हो गई। अब ये देखिएगा यहाँ नो लीफ। ठीक। ये रूट है। अब बच्चों ध्यान दें, जो यहाँ पे देखिएगा, अब जो नो लीफ है और यहाँ पे मैं कहूँगा न्यूली फॉर्म लीफ बड है। आया बच्चों? ठीक। न्यूली फॉर्म लीफ बड है, क्योंकि जो भी शुरुआत होती है हमेशा बड के फॉर्म होती है। ठीक है। अब बताइए ये फोटोसिंथेसिस कर रही कि नहीं कर रही? नो फोटोसिंथेसिस। तुरंत देखिएगा, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक। अब देखिएगा, और ये स्टोर्ड क्या है? फूड स्टोर। फूड स्टोर है बेटा। अब देखना ये क्या करेगी,
जो रूट में फूड स्टोर है, अब इसको उसी फ्लोएम सीव ट्यूब से इसको इधर भेजेगी। आगे बच्चों, अब बताओ इस समय फूड का मूवमेंट कैसा हो रहा है? सीव ट्यूब में अपवर्ड। ठीक, जिस समय लीफ सोर्स थी तो सीव ट्यूब में डाउनवर्ड है, जिस समय रूट बटा सोर्स है तो उसमें अपवर्ड है। तो मैं कह सकता हूँ फ्लोएम में मूवमेंट कैसा होगा? सोर्स टू सिंक बाई डायरेक्शन। आगे बेटा, फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट हुआ, बच्चों ध्यान देना, फ्लोएम फूड मूवमेंट सोर्स टू सिंक एंड इज बाई डायरेक्शनल। ये आपको याद रखना, ठीक है। जाइलम में कैसा था? यूनिडायरेक्शन। जाइलम में कैसा था? यूनिट। अभी पहला इतना ही आपको एनसीईआरटी में दिया गया, इसको आप समझ लें बेटा, ठीक है। ठीक, अपनी एनसीईआरटी में आ जाओ मेरे बच्चों, देखिएगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बच्चे ध्यान देंगे, फूड प्राइमरली सुक्रोज। बच्चों एक बात मेरे बच्चों जानना, फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस से होता है, जिसमें ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप सुन लेंगे। जब ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इस सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा, और जहां कहीं ये रुक जाएगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में हो जाएगा। आया बच्चों? ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चर हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट हुआ सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर हुआ स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी ने यहाँ सुक्रोज शब्द यूज किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होना है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? देखिएगा, फूड प्राइमरली सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। आया बच्चों? मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने बताया फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हमेशा सोर्स से सिंक की ओर होगा, सोर्स से सिंक की ओर होगा। बड़ा क्लियर हो गया? और बड़ा ध्यान, जब भी कहीं सोर्स और सिंक का रिलेशन आएगा वहां पे हमेशा फ्लोएम आएगा। क्या आएगा? आया बच्चों? देखिए ओल्ड लीफ, ये भी मैंने फ्लोएम बताया था, याद करिए, याद करो। ओल्ड लीफ से न्यू लीफ में किसके द्वारा गया था? फ्लोएम। बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे? ध्यान रखिए, गलती ना करिएगा। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइज ऑफ फूड। आया बच्चा? सोर्स उसको कहेंगे, मैं यहाँ पे कहूँगा, जो भोजन को सिंथेसाइज करे उसे कहेंगे सोर्स। क्या कहेंगे? तो लीफ में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनता है, तो किसकी तरह हो गया? सोर्स। देखेंगे बेटा, फूड द लीफ एंड सिंक पार्ट ऑफ नीड और स्टोर द फूड। दो बातें याद रखें, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड है, सिंथेसिस ऑफ फूड है तो सोर्स, स्टोर्ड ऑफ फूड है, यूज ऑफ फूड है तो सिंक। ये दोनों को करिए बेटा। बच्चों ध्यान देना, लीफ एंड सिंक पार्ट दैट नीड एंड स्टोर ऑफ फूड, दोनों बातें याद रखना। तो सिंथेसिस है तो क्या है? सोर्स। नीड एंड स्टोर है तो क्या है? सिंक। बेटा समझ में आ गया रे बच्चों? ठीक है, सिंथेसिस है तो क्या है? सोर्स। नीड एंड स्टोर है तो क्या है? सिंक। ये दो बातें, बस यही की पॉइंट याद रखना। बच्चों बढ़ेंगे, सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन। आगे बेटा, हम यहाँ पे कंडीशन शब्द यूज कर रहे थे। ठीक है, कंडीशन के अनुसार या सीजन के अनुसार सोर्स सिंक कैसे चेंज होते रहते हैं। मतलब कहीं इंटर कन्वर्टेबल, कैसे बेटा? ठीक, द प्लांट नीड sugar stored in root may be mobilized to become a source of food. Early spring when buds of tree, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए इसको, sugar stored in root may be mobilized to become source of food in the early spring when buds of tree act as sink. अब बच्चों ध्यान दो, कितनी बढ़िया लाइन है। मैंने पहले तो ये बता दिया था, अब सुनिएगा, अगर अर्ली स्प्रिंग रीजन है,
जब वहाँ पे लीफ बड बन रही हैं, बंड कंडीशन में, उस समय स्टोर्ड फूड सोर्स होगा। कौन होगा? बात समझो बेटा। और जब स्टोर्ड फूड सोर्स हो गया तो उस कंडीशन रूट क्या हो गई? सोर्स। और ये न्यूली फॉर्म लीफ क्या हो गई? सिंक हो गई। बेटा समझा गया कि नहीं आ गया? ये पॉइंट याद रखना बेटा, ठीक है। आगे आइए, आगे देखेंगे बेटा। फूड अर्ली स्प्रिंग बड ऑफ ट्रीज सिंक, दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक एपरेटस। देखो लाइन दे दिया यहाँ पे, जो न्यूली फॉर्म लीफ है फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और फोटोसिंथेटिक एपरेटस के अंतर्गत आप पढ़ोगे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ोगे? क्लोरोफिल एंड क्लोरो। इसको हम और भी बता सकते हैं, क्लोरोफिल है तो थैलेक्वाइड है तो ग्रेनम है तो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन अभी आप क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट शब्द याद करोगे, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें अभी हमने बताई हैं। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? इंपॉर्टेंट करो। सिंस सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज ए वेरिएबल। दूसरा क्वेश्चन देखो, तैयार करो। सोर्स सिंक जो ये परमानेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। कभी आज सोर्स है, कभी वो सिंक है, कभी वो सोर्स है तो आज सिंक है। आ गया बच्चों? ठीक, देखिएगा। वेरिएबल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। मैंने आपसे चर्चा किया है बेटा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात कहूँ बेटा, जब रूट सिंक है तो डाउनवर्ड, जब रूट सोर्स है तो अपवर्ड। आया बच्चों? ठीक है। तो सोर्स और सिंक का रिलेशन ये कैसा है बेटा? वेरिएबल है। इसको जरूर बॉक्स में, कैसा है बेटा? वेरिएबल है। वेरिएबल है। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक। अब तो मैं यहाँ पे कहूँगा रूट अगर जब स्टोर करेगी तो क्या कहलाएगी? सिंक। सिंक जब स्टोर करेगी, और जब वो वहाँ से ट्रांसलोकेट करेगी तो क्या कहलाएगी? सोर्स। ठीक है। तो उस कंडीशन में फ्लोएम में जो मूवमेंट हो रहा अपवर्ड और डाउनवर्ड, और इस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दिस कॉन्ट्रास्ट विद द जाइलम वेयर मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन आप ध्यान दोगे, कभी पानी का मूवमेंट लीफ से रूट की तरफ नहीं होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन मूवमेंट हमेशा रूट टू लीफ होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने पहले लिखा है कि पानी अगर किसी प्लांट को देना है तो लीफ पे नहीं, रूट पे डालेंगे। रूट इसलिए डालेंगे कि वहाँ रूट हेयर होते हैं, और रूट हेयर होते तो एब्जॉर्प्शन होता है। आज ही मैंने आपको बताया था। क्लियर हुआ? हाँ, कुछ ना समझ लोग हैं वो पत्ती पे ही डालते रहते हैं। क्यों बेटा? पत्ती से क्या होना है? आगे आओ मेरे बच्चों। अनलाइक बच्चों हैं, अनलाइक वन वे फ्लो वाटर इज ट्रांसपिरेशन। इसको करेंगे अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रांसपिरेशन में वाटर का फ्लो वन वे है कि टू वे है? वन वे। लेकिन फूड का टू वे। फूड इन फ्लोएम सेप transported any required direction long source to source of sugar and sink and stored or remove of sugar। आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हैं, तो वाटर का मूवमेंट केवल किधर है बेटा? किधर है? ट्रांसपिरेशन की ओर है, रूट से लेके अपवर्ड लीफ स्टोमेटा तक। लेकिन फूड का मूवमेंट किधर है? सोर्स और सिंक। ये ध्यान दो। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन ये आता है फूड का मूवमेंट लीफ टू रूट, स्टेम टू रूट, ठीक, और तीसरा आंसर सोर्स टू सिंक। क्या टिक करो? अब फर्स्ट समझ जाना, लीफ टू रूट। आ गया बेटा? चूंकि चेंज होता रहता है। तो फूड का मूवमेंट किधर होता है? सोर्स से सिंक की ओर। किधर होता है बेटा? सोर्स से सिंक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना मेरे बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक बेटा, आगे आएंगे। ये आखिरी लाइन पढ़ो, फिर इसको मैं कल बताऊंगा। फ्लोएम से मेनली वाटर एंड सुक्रोज, इसको करिएगा।
देखिए फ्लोएम्स है मेनली वाटर एंड सुक्रोज है। अब सुनिए जाइलम वाटर एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, ये भी देखेंगे। बट अदर शुगर हार्मोन अमीनो एसिड आल्सो ट्रांसलोकेट थ्रू दी फ्लोएम, इसके द्वारा मूवमेंट कर सकता है बच्चों। बड़ा ये चीज़ समय लगे, इसको हम नहीं कर पाएंगे, इसको हम कल कराएंगे आगे। ठीक है बच्चों? क्लियर? आज इतने रखते हैं, कल बाकी कराएंगे आगे। कल फोटो